अब मैंने अब मैंने यहाँ पर यूसेस वगैरह बना दिया है, मैंने ड्राफ्ट एंगल चेक किया है, रेडियस भी चेक किया है। अभी मुझे इसका प्रोग्रामिंग बनाना है। ओके, तो मैं प्रोग्राम के लिए शुरुआत कैसे कर सकता हूँ? तो शुरुआत में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप, टारगेट पार्ट और स्टॉक बना होगा, आपको उसको डिलीट कर देना है। ओके, आपको उसको सिलेक्ट करके डिलीट बोल देना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा एनसी प्रोसेस मैनेजर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है सेटअप में। सेटअप सेटअप यानी मान लो कि आपको एक ही प्रोजेक्ट में या इसी स्क्रीन में मुझे टॉप साइड से भी कुछ ऑपरेशंस है, बॉटम से भी है, तो उसको कहते हैं सेटअप। फर्स्ट सेटअप, सेकंड सेटअप, टॉप सेटअप, बॉटम सेटअप, उस तरह से। तो सेटअप है, आप यहाँ पे जो भी नाम दे सकते हो। तो मुझे देना है टॉप। टॉप मैंने नाम दे दिया, सिर्फ टॉप सेटअप। और आप यहाँ से मटेरियल मशीन भी डिफाइन करके रख सकते हो। आप यहाँ से अगर मटेरियल चूज़ करके रखते हो यहाँ पर सेलेक्ट करके, तो इसका पैरामीटर्स या मशीनिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि आप क्या मटेरियल पे यूज़ कर रहे हो। और आप यदि आप यहाँ से मटेरियल चूज़ करते हो या सिलेक्ट करते हो, तो वो आपका जो प्रोसेस शीट है या शॉप डॉक्यूमेंट जो है, जिसकी हम प्रिंट आउट लेते हैं प्रोग्राम के बाद, ये वही आपके प्रिंट आउट में आएगा कि ये मटेरियल का ग्रेड क्या है। अगर आप नहीं चाहते देना है मटेरियल, तो आप यहाँ से नहीं दिया तो भी चल सकता है। आप बस प्रोजेक्ट को नाम दे दो टॉप, और यहाँ से आप किस यूसीएस पे काम कर रहे हो, तो आप यूसीएस भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं मान लो मैंने इतने सारे यूसीएस बनाए, मुझे 37 यूसीएस पे काम करना है जो कि एक्टिवेट है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, बाद में आपको बोलना है यहाँ पर ओके। तो ये हो गया मेरा सेटअप। सेटअप के बाद मैं आऊँगा पार्ट में। पार्ट में आके बाय डिफ़ॉल्ट वो सभी पार्ट को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, फिक्सर और टारगेट। अगर आपका पार्ट किसी क्लैम्प के साथ है या किसी फिक्सर में है या वाइस में है, तो आप यहाँ पर फिक्सर को अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं और टारगेट पार्ट को अलग से दे सकते हैं। इस केस में मेरे पास कोई फिक्सर नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ इसको, ये मेरा टारगेट पार्ट है और इसको बोलना है यस कैलकुलेट। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पर नीचे कैलकुलेट हुआ। बाद में मुझे बताना है स्टॉक। स्टॉक यानी रॉ मटेरियल। ओके, तो मेरे यहाँ पर कई तरीके हैं जिस तरह से मैं स्टॉक मॉडल को सिलेक्ट करूँ। मैं यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स ले सकता हूँ। बाउंडिंग बॉक्स लेने के बाद आप देख सकते हो कि x -75 है, +75 है, y -42 है, +42 भी है। z अभी 0 पर है और उसकी माइनस डेप्थ है 52 mm यहाँ पर है। तो मुझे अगर कुछ एक्सपांशन देना है उसमें, कि मुझे x में रॉ मटेरियल बढ़ाना है, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 10 mm, तो ये पर साइड x में, सॉरी ये x और y में 10 mm पर साइड एक्सपांशन हो चुका है, कि यहाँ पर x में माइनस में +mm। ओके, सब जगह से ये बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ इसे 0 कर देता हूँ। ओके, मैं जैसे ही यहाँ पे 10 डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टोटल लेंथ बढ़ चुकी है और y भी बढ़ चुका है। मैं जैसे ही इसको 0 करता हूँ, आप देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वैल्यू 150 हुआ, 85 हुआ, राइट। तो यहाँ पर मैं x और y को एक्सपेंशन दे सकता हूँ। पर जैसे ही मैं यहाँ पर बॉक्स में जाता हूँ, तो ये लेंथ दे सकते हैं 150 है, 85 है, तो मैं अलग अलग एक्सपेंशन यहाँ पे दे सकता हूँ। कि मान लो मुझे x माइनस में 90 है, तो सिर्फ वन साइडेड एक्सपेंशन हुआ। कभी कभी ऐसा भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक साइड को एक्सपेंशन देना पड़ता है, तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं कि ये साइड 85 है, तो वो 85 है, और यहाँ पर ये जो है -60 पे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम एक एक कॉलम में या एक एक वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं और एक्सपेंशन दे सकते हैं। ये फ़र्क है बॉक्स और बाउंडिंग बॉक्स में। बाउंडिंग बॉक्स में आप डायरेक्ट दे सकते हैं, तो वो चारों तरफ से बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास रिवॉल्व स्टॉक है, राउंड स्टॉक देना है, तो आप यहाँ से रिवॉल्व सिलेक्ट करके रेडियली कुछ ऑफसेट दे सकते हो। जेड में भी हाइट प्लस माइनस में आप दे सकते हो। उसी तरह से आप स्टॉक आपके पास ऑलरेडी उसकी स्टॉक फाइल है, तो इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, कंटूर्स यानी आप कोई बाउंड्री दिखा के आप यहाँ पर बाउंड्री सेलेक्ट कंटूर्स करके बाउंड्री के हिसाब से आप यहाँ पर मान लो कि मेरी ये बाउंड्री है अंदर की, मैं इस सरफेस को पिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे जाके ऑन कर लेता हूँ और वापस डीसेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और इस सरफेस की मैं अगर इस सरफेस की मैं बाउंड्री बना लूँ, ये बाउंड्री बन गई पिंक कलर की।
एक्सेप्ट कर लूँ और इसे ओके बोलूँ तो आप देख सकते हो कि बाउंड्रीज के हिसाब से स्टॉक बनेगा। खाली मुझे टॉप दिखाना है, मेरा टॉप 0 यहाँ पर है, ओके, और बॉटम 0 यहाँ पर है, ओके। तो इस हिसाब से मेरा स्टॉक बन जाएगा। ये देखो आप देख सकते हैं कि स्टॉक बाउंड्री के हिसाब से बन गया। ठीक है, मैं नहीं चाहता बाउंड्री के हिसाब से, कैंसिल, ओके। वापस मैं स्टॉक में जाऊंगा बाउंड्री के हिसाब से, तो यहाँ पे जाके मैं बोलूँगा बॉक्स, ओके, या फिर बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया बाउंडिंग बॉक्स और उस हिसाब से मेरा स्टॉक बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप चाहते हो सरफेस का ऑफसेट होकर स्टॉक होना चाहिए, आप सरफेसेस को क्लिक करो मॉडल पे और यहाँ पे डाल दो एक्सपेंशन 5 mm एंड देन कैलकुलेट। तो सॉफ्टवेयर आपको पर साइड 5-5 mm का स्टॉक क्रिएट करके दे देगा। ये देखो कास्टिंग स्टॉक हो गया, पर मैं नहीं चाहता, मुझे चाहिए बॉक्स, ओके। बॉक्स, आई एम हैप्पी विद द बॉक्स, ओके। और मुझे कुछ कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ स्टॉक का। मुझे येलो स्टॉक चाहिए, मुझे रेड स्टॉक चाहिए, या मीडियम ग्रे चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये मेरा स्टॉक हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने स्टॉक को क्रिएट किया, ये मेरा स्टॉक यहाँ पर हो गया, ओके। तो मैंने दिया था सेटअप, सेटअप के बाद टारगेट, टारगेट के बाद स्टॉक, ओके। यही सीक्वेंस, सेटअप, पार्ट, स्टॉक, और हमें बनाना है टूल पाथ। तो टूल पाथ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो टूल पाथ यानी एक ये फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर प्रोग्राम बनेंगे। तो आप उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, मतलब सेग्रीगेट भी कर सकते हो अलग से। 2.5 एक्सेस की स्ट्रैटर्जी अलग फोल्डर में हो, 3 एक्सेस के अलग हो, 4 एक्सेस के अलग हो, 5 एक्सेस के अलग हो। तो मैं फिलहाल 3 एक्सेस में काम कर रहा हूँ। मैंने नाम दिया 3 एक्सेस, और आपको उसको नाम देना है, आप दे सकते हो कि मैं अभी फिलहाल बनाना हो रफिंग, तो मैंने रफ नाम दे दिया, ओके। ये क्लियरेंस प्लेन है, यहाँ से हमारा रिट्रैक्शंस जो भी है वो इस प्लेन से होगा। आप इसको बढ़ा भी सकते हो 100 mm, और आपके उसको कम भी कर सकते हो 25। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं दे रहा हूँ 50 mm सेव टाइम, और इसको बोलना है ओके। तो ये हो गए। तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम बनेंगे, मतलब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, वो रफिंग के प्रोग्राम इस फोल्डर में रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसीजर भी एक्टिवेट हुआ है। मैं अगर दूसरी जगह पे कहीं पे क्लिक करता हूँ तो प्रोसीजर जो ये है ये ग्रे आउट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रे आउट हुआ, ग्रे आउट हुआ। जैसे मैं फोल्डर को पिक करता हूँ प्रोसीजर एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब प्रोसीजर हमेशा हमें वो जो फोल्डर बना है उसके अंदर ही टूल पाथ बना के देगा। तो मैं यहाँ पे से सिलेक्ट किया, ओके। तो अब हम लेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर लेने के बाद ओके, तो ये फॉर्म डिवाइड हो चुका है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसके ऑप्शंस नीचे दिखाई देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर मोशन पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म यहाँ पर एक्सपांड होगा नीचे। मैं मशीन पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म में एक्सपांड होगा यहाँ पर, ओके। तो मैं ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फॉर्म मुझे दिखा रहा है। तो ये पूछ रहा है मुझे पिक पार्ट सर्फेसेस। तो मुझे सिमेट्रॉन एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हमेशा आपको पार्ट सर्फेसेस को क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक सरफेस बेस भी है और बाउंड्री बेस भी है, ओके। तो हमें दिखाना है कि किस सरफेस को हमें मशीनिंग करना है। तो मैं गया पार्ट सरफेस पे क्लिक करता हूँ, मुझे पूरा मॉडल चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल, या कीबोर्ड पे प्रेस करो Ctrl+A। तो मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल, यस। मुझे पूरे मॉडल को मशीनिंग करना है बस, और मुझे मेरा टूल डिफाइन करना है यहाँ पर। तो मैं जैसे टूल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी थी पहले की। अगर आप नया टूल क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके बोल सकते हैं न्यू कटर, न्यू कटर करके आप बोल सकते हो इसको मैं नाम देता हूँ डाया 12R2, और इसको बोलता हूँ _01, ओके, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे कोई टूल होगा। तो मैंने डाया 12R2 का कटर बनाया है, या आप बोल सकते हो डाया 12R2 फॉर रफिंग, ROUGH, रफ, इसको नाम दे दिया। यहाँ पर आके हमने लिया मिलिंग कटर, यहाँ पे मेरा बुल कटर डाया 12R2, राइट। ये मिल गया मुझे कटर। कट लेंथ है उसकी 15 mm, स्टैंडर्ड लेंथ होती है 25, तो मैं 25 कर देता हूँ। और टोटल कटर की लेंथ है वो 85 mm है। तो ये मेरा कटर यहाँ पे बन गया, ओके। वैसे ही आप कटर को कहीं पर भी, मतलब जब इस डायलॉग बॉक्स में आते हो तो आप कटर को कहीं भी प्लेस करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेस करके देखना है तो आप देख सकते हैं,
ठीक है, इस तरह से आप ऑन स्क्रीन कहीं पर भी कटर को रख सकते हो चेक करने के लिए, अगर कभी आपको कुछ चेक करना है। तो ये मेरा कटर हुआ, मैं इसको बोलता हूँ अप्लाई ओके। कटर सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मोशन पैरामीटर पे क्लिक किया मैंने, मोशन पैरामीटर, यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा एंट्री, एंट्री है मेरी 50 mm राइट। और जो है इंटरनल क्लियरेंस, इंटरनल क्लियरेंस में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इमेज दिखा रहा है। अभी ये 50 एब्सोल्यूट है यानी 50 mm है। मैं इसको बोलता हूँ ऑप्टिमाइज, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिमाइज हो गया। जब यहाँ से पे मशीनिंग करेगा तो रिट्रैक्ट करेगा तो 50 mm नहीं जाएगा, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस डालूंगा मैं 5 mm, तो 5 mm ऊपर जाके रिट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर भी क्लियरेंस जो है चेक फास्ट मोशन रैपिड क्लियरेंस है, वो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो कि ये ब्लॉक को क्लियरेंस कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो ये ऐसा रैपिड को कंट्रोल कर सकता है। बाद में मुझे एंट्री में जाना है, एंट्री में जाके मुझे एंट्री ऑप्टिमाइज ही चाहिए, रैम्पिंग, रैम्प एंगल जो है वो 3 डिग्री चाहिए मुझे। जैसे ही मैं 3 डिग्री रैम्प एंगल डालता हूँ कुछ ऑप्शन से यहाँ पे ऐड होता है, मिनिमम प्लन साइज। तो मेरा जो कटर है वो इंसर्टेड है, मान लो 12R2 का कटर है, वो इंसर्टेड कटर है, तो उसमें सेंटर कटिंग नहीं होती। ओके, तो सेंटर कटिंग जिस कटर में नहीं होती, खास करके बुल नोज में इंसर्टेड टाइप में, तो वहाँ पे हमें एक अनसेफ एरिया होता है जो 2 इंसर्ट के बीच में होता है, तो उससे कम डायमीटर अगर हो तो वो कटिंग नहीं करेगा, सेंटर कटिंग नहीं है तो वो वहाँ पर फाउल हो सकता है, ज्योमेट्री में गाउस भी हो सकता है। तो वो सेव करने के लिए मैं हमेशा बताऊंगा जो भी कटर आप यूज़ कर रहे हो वो डायमीटर आप एंटर कर दो, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं 12 का कटर कर रहा था, मैं 12 डाल के एंटर करता हूँ तो सॉफ्टवेयर को लग रहा है कि 11.52 ये सेफ डिस्टेंस है 12 के कटर के लिए। तो इसका मतलब है अगर कोई एरिया 11.52 प्लस कटर का डायमीटर 12, अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे 11.52 प्लस 12 डाया कटर, अगर कोई भी एरिया 23.5 से छोटा है, अगर अंडर साइज है 23.5 से, तो इंसर्टेड कटर जो 12 का है वो वहां पर एंट्री नहीं करेगा। अगर डिस्टेंस 23 प्लस 0.5 से बड़ा है तो ही कटर वहां पर पासेस जनरेट करेगा। ओके, तो ये इंसर्टेड कटर के लिए है। ओके, बाद में बाकी का आप सब छोड़ दो, और जो कनेक्शन पासेस है उसको हमेशा कटर डायमीटर इंटू 1.5 करना है, तो ये पासेस को कनेक्ट करेंगे। ये हम रेस्ट मशीनिंग में देखेंगे क्या होता है उसका यूज़। तो हमने क्लियरेंस सेट कर दिया, ये वन टाइम एक्टिविटी है क्लियरेंस, जो कि नेक्स्ट टूल पाथ में ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। एंट्री एग्जिट आपको रफिंग फिनिशिंग के हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में हमें जाना है टॉलरेंस है। मैं चाहता हूँ कि रफिंग के वक्त सॉफ्टवेयर कुछ ये रखे, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं चाहता हूँ रफिंग के वक्त मैं यहाँ पर कुछ स्टॉक रखना चाहता हूँ फिनिशिंग और रेस्ट मशीनिंग के लिए, तो मैंने यहाँ का 0.25 स्टॉक रखना है। टॉलरेंस आप जो भी टॉलरेंस देते हो मशीनिंग के लिए आप यहाँ पे टॉलरेंस दिखा सकते हैं, 0.5 टॉलरेंस देना है। और मैक्स कंट्रोल गैप को आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे छोड़ देना है। बाद में हमें जाना है टूल ट्राइजेक्टरी में, यहाँ पे हम देख सकते हैं डेप्थ ऑफ कट, वर्टिकल फिक्स डेप्थ यानी डेप्थ ऑफ कट। कटिंग मोड हमारा हमेशा क्लाइंब रहना चाहिए और वर्टिकल डेप्थ ऑफ कट वो फिक्स रहेगा। आप वेरिएबल भी दे सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा फिक्स ही देना है, फिक्स प्लस हॉरिजॉन्टल प्लेन्स देना है आपको। फिक्स वर्टिकल डेप्थ है मेरा 0.5 और स्टेप ओवर है 40% है, तो 40% ठीक है। या आप चेंज करना चाहते हैं 5 mm चाहता हूँ मैं स्टेप ओवर, तो मैंने 5 mm का स्टेप ओवर दे दिया हूँ यहाँ। बस मैंने क्लियरेंस दे दिया, एंट्री दे दी, टॉलरेंस और स्टॉक जो रखना था दे दिया, डेप्थ ऑफ कट दिया और साइड स्टेप दे दिया। इसके बाद मैं जाता हूँ मशीन पैरामीटर में, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ आरपीएम क्या रहेगा, और वीसी आपको पता है तो आरपीएम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3200 आरपीएम होना चाहिए। फीड रेट जो है वो 2200 है फीड रेट, और एंट्री फीड रेट है वो 50% में है, परसेंटेज में। प्लंज फीड रेट भी 40% में है, ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है। ठीक है, ये होने के बाद हमको दबाना है यहाँ पर सेव एंड कैलकुलेट। सेव एंड कैलकुलेट करने के बाद ये कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्रोग्रेस हुआ। ये मेरा रफिंग का टूल पाथ कैलकुलेट हुआ और उसी साथ उसका स्टॉक मॉडल भी सामने ही कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रफिंग टूल पाथ
बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि रेस्ट मशीनिंग कैसे करते हैं।